नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम लोग साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे जो आपका कई चीज़ कवर करेगा, मल्टी चीज़ें। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है 2023 मेंस का और 2024 मेंस का। सबसे अच्छा टाइम होता है 2024 वाले के लिए कि जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने प्रैक्टिस करें, जाने उसके बारे में होता क्या है। 2023 मेंस के बारे में अगर बता दूं तो 2000 रुपये फीस है, वन टाइम है, आपको पर महीने वाला नहीं है, एक बार का है। डेली 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3-4 दिन में कॉपी चेक होकर मिल जाती है। एवरी वीक 20 क्वेश्चन होता है, मैं अपनी तरफ से कराता हूँ। मेंस एनरिचमेंट टूल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और सेकंड ARC। ठीक है, फिर ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में चल रहा है। आप आंसर राइटिंग जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख सकते हैं बहुत चीज़ें। PCS 2024 का ये 500 रुपये पर मंथ है। इसमें आपको पर डे 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और जो मैंने बताया तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो जाएगा देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसानों की सहायता हेतु ई तकनीकी, यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, उसी पे हम लोग वीडियो ही बना रहे हैं। कृषि में तकनीकी अभियान, एक्चुअली क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में नहीं, बट ये यहाँ पे यूज़ हो सकता है कि आप यहाँ यहाँ इसको यूज़ कर लें। 120 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ये मौका मिलेगा कि आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन चीज़ को जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो देखते देखते आपके दिमाग में भी आइडियाज़ आएंगे कि आपको कैसे करना है, तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा। और आंसर राइटिंग जो प्लेलिस्ट है वहाँ से कुछ और वीडियोस पड़ी हुई है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे और क्या कवर होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, वन्य जीवन संरक्षण, पर्यावरण में भी, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे, जहाँ भी हम साइंस टेक यूज कर लें, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही। पेपर 4 में अगर देखें तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी, सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ताकि आप समझ सकें कि आप यहाँ पे उन चीज़ों का सेम चीज़ का प्रयोग करें, ना कि आप हर एक टॉपिक के लिए नोट्स के पीछे भागें। स्थानीय शासन में भी कर सकते हैं, पंचायती राज में भी, सुशासन, भ्रष्टाचार, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ये पेपर 5 है आपका, संचार नेटवर्क, कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुद्दे। और जो बेसिकली मैंने इसको उठाया है वो आपका ये यूनिट 21 कवर करेगा, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। तो चलिए हम अपनी वीडियो पे आते हैं। तो हम ये देखेंगे कि विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार, प्रयत्न, ये उसके टॉपिक पे था, और इसी के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। तो प्रमुख पहल क्या है, उपयोगिता क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर है। तो मान लीजिए पहले हम देखते हैं स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये बेसिकली जो चीज़ें हैं वो आपको यूपी के अंतर्गत है। इसी को आपको सेंटर में यूज़ करना है, बस कार्यक्रम का नाम बदल देना है। जो स्कीम सेंट्रल स्कीम में चल रही हो किसी क्षेत्र को लेकर के, वही स्कीम यूपी में देखना है, और जब यूपी का देख रहे हैं तो आप सेंट्रल का देख सकते हैं। मैटर सेम रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, तो किस चीज़ के लिए है पहले ही पता होगा, उद्यमिता एवं नवाचारिता, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लाई गई है। वित्तीय प्रोत्साहन, फाइनेंशियल जो है आपको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन चीज़ों जो स्टार्टअप है जितने लग रहे हैं उन पे जब तक उनके पास अच्छा खासा अमाउंट नहीं होगा तो वो आगे काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। और अगर बात करें तो निधि एक्सेलरेटर, ये यूपी सरकार का है, लेटेस्ट है, और केंद्र में भी है एक्चुअली। तो ये बेसिकली आपका है, ये एनजीओ के लिए धन, एनजीओ के लिए एक धन है जिसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि देश में इच्छुक उद्यमियों की मदद करना। तो ये बेसिकली क्या है कि एनजीओ रिलेटेड जो है, एनजीओ के लिए है, लेकिन देश में जो आपके इच्छुक उद्यमी है, उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, उनकी मदद करने के लिए निधि एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद है आपका मान लीजिए परामर्श कार्यक्रम। अभी हाल ही में पीआईबी में एक चीज़ आया था परामर्श रिलेटेड ही, वो था आपका सागरमाला, सागरमाला
इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, सागरमाला इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी, ये भी एक तरह का परामर्श कार्यक्रम था जिसमें क्या था कि समुद्री क्षेत्र के भविष्य का सह निर्माण करने के लिए ये प्लान किया था, पीआईबी में आया था। उसके बाद आपका क्या है, फंडिंग तक पहुंच। अगर जाहिर सी बात है स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है तो फंडिंग तक पहुंच भी होनी चाहिए। अन्वेषण से लेकर के अनुप्रयोगता, मतलब कि अन्वेषण का मतलब होता है खोज, सरल भाषा में कहें तो खोज से लेकर के उसके अनुप्रयोग तक में। अब बात करते हैं डिजिटल पहल की। तो डिजिटल पहल की अगर हम बात करें तो डिजिटल पहल में है आपका ओपीएस यानी कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आने के माध्यम से हो गया ना कि हम किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कुछ भी मंगवा सकते हैं, कहीं भी पे कर सकते हैं, टैक्सी सुविधा ले सकते हैं, खाना मंगवा सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ें हो गई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसको आप करप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या था कि जब चीज़ें किसी के थ्रू होके जाती थी, जैसा कि राजीव गांधी का एक बयान था उनका, राजीव गांधी जी का, कि मैं केंद्र से 1 रुपये देता हूँ और नीचे आते आते तक वो 10 पैसा हो जाता है। तो उस समय क्या था कि मान लीजिए ऊपर से जा रहा है, वहाँ कुछ लोगों ने खा लिया, फिर नीचे कुछ खा लिया, तो छन छन के जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, जिसके लिए भेजा गया है, उसके पास 10 पैसा जा रहा है, मतलब कि 10% जा रहा है, 90% वो चलाता है। बट डीबीटी में क्या है, सेंट्रल ने कोई चीज़ है, वो मान लीजिए मनरेगा के मजदूरों को दिया या किसानों को उनको कुछ देना है, तो डायरेक्ट खाता उनका है, उनके खाता में यानी कि उनके अकाउंट में वो जो मनी है वो ट्रांसफ़र कर दी गई। करप्शन में आराम मिला ना, रुक गया। और ये किसके थ्रू हो पा रहा है, ये हो पा रहा है साइंस टेक के थ्रू, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है उसके थ्रू। उसके बाद क्या है आपका जन सुनवाई मोबाइल ऐप, ये आप इसको भी लिख सकते हैं कहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे। ठीक है, यह आपका जो क्या बोलते हैं, लोकल लोकल गवर्नमेंट में जो फीडबैक लेना होता है, जन भागीदारी एक्चुअली, हाँ जन भागीदारी में, तो जन सुनवाई मोबाइल ऐप है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। तो इसको आप डिसेंट्रलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह से उनको बढ़ावा दिया सकता है, जन भागीदारी में यूज़ कर सकते हैं। सेवा योजन पोर्टल हो गया, और एक झटपट हो गया, ये यूपी पीसीएल का है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ये क्या है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फैसिलिटीज़ की सुविधा प्रदान करता है। तो हमने देख लिया स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, फिर हमने डिजिटल पहल देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसका यूज ई गवर्नेंस में, अगर हम बात करें सिर्फ यूपी की, ठीक है, पेपर 6 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप इसी सेम चीज़ को सेंट्रल की चीज़ों से जोड़ के कर सकते हैं। जैसे विभिन्न पोर्टल हो गया, ये हो गया आपका सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर, और ये आपका हो गया ई जिला परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, ये हो गया आपका ट्रैफिक एप्लीकेशन, ये आपका यूपी कॉप एप्लीकेशन, ये हो गया प्रहरी ऐप जो कि बीट और उच्च अधिकारियों के मध्य संचार करता है। और इसके अलावा ई गवर्नेंस से मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई थी, इसके प्लस माइनस सारे, वो आपको आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, वहां से आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ होगा वो। यहाँ चूंकि हम लोग को कई सारे सेक्टर कवर करने हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी सेक्टर चीज पूछता है तो आप उपाय में इसको डाल सकते हैं, सुझाव में डाल सकते हैं, कंक्लूजन में इस तरह से इसको टर्न करके डाल सकते हैं। आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि आईटी कंपनी को आकर्षित करना। उसके लिए क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, बीपीओ हो गया, एक्सेट्रा, जितनी भी इस तरह की कंपनी है उनको उत्तर प्रदेश में या भारत में आकर्षित करना। जब भारत की बात करेंगे तो यहाँ फॉरेन के एग्जाम्पल दे देंगे दूसरे देश के, जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जो और अपने ही देश के कई सारे उद्योग हैं उनके लिए बात कहेंगे। आईटी पार्क कहाँ सरकार ने क्या एफर्ट किया है इसके लिए, तो सरकार का एफर्ट देखेंगे कि लखनऊ में आपका आईटी पार्क है, नोएडा भी बन रहा है, और यहाँ बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तब जाके आईटी काम करेगा ढंग से। यूजर्स की बात करें या प्रसार की बात करें तो मान लीजिए ये छोटा छोटा दे दिया है मैंने। नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा में आपका हो गया सोलर, जैसे कि सोलर पार्क की स्थापना, और छत पर जो सोलर पैनल लगता है वो, सौर ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा की बात करें तो वायु की गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, विंड ऊर्जा, इसके लिए पवन चक्की लगाई जाती है। नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा जो है नाभिकीय ऊर्जा को पैदा किया जाता है। जलीय ऊर्जा है, तेजी से प्रवाहित जो जल होते हैं उसको गतिज ऊर्जा से उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा में साइंस एंड टेक का यूज है। ठीक है, ये चीज है।
फिर आते हैं बायोटेक में। तो बायोटेक के लिए क्या है, लखनऊ में बायोटेक पार्क है। कई बार प्री में पूछा है, यूपीपीसीएस का मुझे लगता है एक टाइम पे फेवरेट था ये टॉपिक। जैव उर्वरक परियोजना, क्लोनिंग गार्डन प्रोजेक्ट, ये सब कीवर्ड है, आप इसे डालेंगे अच्छा मार्क्स मिलेगा। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का उत्पादन, ठीक है, ये सब चीज़ें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो मैं अपने पेड ग्रुप में भी बोलता हूँ और नॉर्मली वो है कि आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको वहाँ एग्जाम में 125 शब्द या 200 शब्दों के लिए लिखना है, जिसमें अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हटा देंगे तो लगभग आपके पास 90-95 शब्द ही बचेगा। यहाँ भी लगभग आपके पास कितना बचेगा, 160-65 ऑलमोस्ट। तो इस हिसाब के लिए आपको कंटेंट के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है कि आप भागते फिरते रहें। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें यूज़ करें, इंटरलिंकिंग करें, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बेसिक चीज़ हो कि आपको समझना है कि ये चीज़ होती क्या है, लेकिन अब यही नहीं है कि इसके पीछे दौड़ते रहें और 4-4 पेज पढ़ें। इसलिए यहाँ पे मैंने 5-6 पॉइंट बताए हैं कि आप आराम से 1-2 चीज़ जहाँ भी यूज़ करेंगे आपका परफेक्ट बैठ जाएगा। अगली चीज़ है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं क्या चीज़ है। प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र की स्थापना। प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र की स्थापना। आरएसीएस यानी कि क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कहाँ पर है, वाराणसी में है। सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर इंटरेक्टिव सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ में। और खगोलीय विषय के प्रति जागरूकता व रुचि पैदा करना, जैसे कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है, लखनऊ में। ये सब प्री में पूछा जाता है, तो आप अपनी प्री के जो नॉलेज है उसको मेंस में यूज करें। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है, रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है, प्रयागराज में है। एजुकेशन में साइंस टेक की बात करें तो एड एजुकेशन यानी कि ऐड हो गया एजुकेशन और प्लस हो गया टेक्नोलॉजी। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हम आप जुड़े ही रहते हैं, तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। आज के टाइम पे जो जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और उसके थ्रू आपकी पहुंच जो है वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक है। फिर क्या है, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल मतलब आभासी। वर्चुअल क्लासरूम में क्या है आपका, वीसी। वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस चैट टूल, जैसे कि मान लीजिए जूम मीटिंग हो गया, या आपका लाइव स्ट्रीम हो गया, सपोज यूट्यूब लाइव स्ट्रीम हो गया। उसके बाद ई लर्निंग रिसोर्सेज कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं और इंटरेक्टिव भी होते हैं। आकर्षक भी होते हैं और संवेदात्मक भी होते हैं। कैसे, क्योंकि वो एनिमेशन फॉर्म में होता है, ऑनलाइन क्विज होता है, जैसे आप टेलीग्राम पे या कहीं क्विज लगाते होंगे, तो आपने सही किया तो फूल बरस रहा है, ग्रीन हो जा रहा है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। तो एनिमेशन एंड ऑनलाइन क्विज समझने में आसान होता है, चीज़ों को इंटरेस्ट पैदा कर देता है, उसमें रुचि बना देता है। डिजिटल इवैल्यूएशन, जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इवैल्यूएशन, कौन सा एग्जाम, जैसे कि सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। फिर आता है आपका ऑनलाइन कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे कि प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास। यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, मैं डालना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर नौकरी की बात करूँ तो वहाँ पे आपका मिशन कर्मयोगी आ जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो। लेकिन यहाँ शिक्षा पे वो नहीं आएगा, ट्रेनिंग पे आएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्यूटर लैब हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये हमने देख लिया एजुकेशन में साइंस एंड टेक का यूज़। फिर हम आते हैं चिकित्सा प्रौद्योगिकी में। तो टेली मेडिसिन, वीसी या दूरसंचार उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाइए। वीसी मतलब वॉइस कॉन्फ्रेंस, सॉरी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। और दूरसंचार यानी कि फ़ोन के माध्यम से आप फ़ोन करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस से। आजकल चलता है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, आपसे व्हाट्सएप से या किसी उससे मिलेंगे, खासतौर पे व्हाट्सएप से ही। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको पे करेंगे किसी के थ्रू, क्यूआर या जो भी हो। उसके बाद आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ईएचआर क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन और सुरक्षित भंडारण, स्टोरेज, ये प्रोवाइड कराता है। और इसमें क्या होता है कि चिकित्सा त्रुटि कम होती है। जाहिर सी बात है, मशीन से कुछ काम होगा तो थोड़ा सा चिकित्सा त्रुटि कम होने के चांसेस होते हैं, जब तक कि उसको जानबूझ करके गलत तरीके से ना किया जाए। एम हेल्थ हो गया यानी कि मोबाइल हेल्थ। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप उन्हें बुकिंग करा सकते हैं। रोग निगरानी के लिए क्या है, डाटा रिपोर्टिंग है और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस है। ई गवर्नेंस अगर देखा जाए चिकित्सा प्रौद्योगिकी में भी, तो क्या क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, शेड्यूल देख सकते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ प्लान अगर कोई है गवर्नमेंट का तो उस पर जा सकते हैं।
गवर्नमेंट का एफर्ट क्या क्या है इसमें हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का ही। तो लखनऊ में, प्रयागराज में, झांसी में तथा गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। उसके अलावा प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर माइक्रोस्कोपिक सेंटर की स्थापना की गई है। 5 लाख की जनसंख्या पर एक टीवी सेंटर है और हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट योजना चलाई जा रही है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला जो एड्स हॉस्पिटल है वो आपका कानपुर में खुला हुआ है। आते हैं कृषि प्रौद्योगिकी पे। जैसे मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट आया तो भी आप इसको डाल सकते हैं। अब जैसे रूरल डेवलपमेंट है तो आप एग्रीकल्चर मिक्स करिए, ऊपर जो बताया है वहाँ का कुछ मिक्स करिए। अर्बन डेवलपमेंट आ रहा है तो आप इसको ये मिक्स करिए, ये मिक्स करिए, ठीक है। ये जहाँ जहाँ से पॉइंट बनेगा, एक ही चीज़ पढ़ के कई जगह आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी शहरीकरण जो है क्वेश्चन, वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ कर पाएँ। अगर वो लाइन पढ़ने में सही है, वो आप वहाँ पिट कर ले रहे हैं, तो वो एकदम सही है। कहीं से भी वो गलत नहीं होगी, उसके लिए परेशान मत होइए। तो कृषि प्रौद्योगिकी देखते हैं क्या है। संकर बीज उत्पादन। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड बीज उत्पादन, जीएम फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, बृहद सूचना केंद्रों की स्थापना, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस टेक्नोलॉजी, ड्रोन व रोबोट। जीआईएस क्या है? जीआईएस होता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम उस भौगोलिक प्लेस के बारे में हम उसका इंफॉर्मेशन जानें। ड्रोन और रोबोट, ये सब कई एग्जांपल आप देखे होंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी कुछ ड्रोन का यूज़ करके एग्रीकल्चर में कुछ किया गया था, साउथ में तमिल में कुछ किया गया था। किसान कॉल सेंटर हो गया और किसान सुविधा एप्लीकेशन हो गया, कृषि बाजार ऐप हो गया, एसएचजी पोर्टल हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का पोर्टल हो गया। ये गवर्नमेंट एफर्ट में भी इसको डाल सकते हैं। और आपका हो गया फसल की निगरानी और फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। जैसे इससे क्या होता है, सटीक कृषि का अनुमान लगता है, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और टिकाऊ कृषि, ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं। गवर्नमेंट एफर्ट क्या है, तो वही सेम चीज़ें वहाँ के यहाँ भी डाल सकते हैं। जैसे कि केसीसी किसान कॉल सेंटर, यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये उत्तर प्रदेश का एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है वो। उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? मेरठ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी, अगर यहीं की बात करें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी यूज की, तो इसका हो गया उन्नत बीजों का विकास, जैव ईंधन, बायोफ्यूल व बायो एनर्जी का विकास, खाद्य प्रसंस्करण का विकास। अब पर्यावरण संरक्षण पे आते हैं, वहां भी हम इसका यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन में सहायता। कैसे? उपग्रह इमेजरी यानी कि सैटेलाइट इमेजेस है उसके माध्यम से, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके माध्यम से जंगल, जल निकायों और वन्यजीव आवासों की निगरानी करना। पर्यावरण संरक्षण में साइंस एंड टेक का यूज। जल और स्वच्छता की बात करें तो जल शुद्धिकरण प्रणालियों में विकास, जल के संरक्षण में विकास, अपशिष्ट जल प्रबंधन में विकास, पर्यावरण अनुकूल स्वच्छता प्रथाओं का कार्यान्वयन। अभी इस पे एक आया था ना करंट अफेयर्स, अप्रैल या मई वाले में कुछ आया था, कुछ उसी से था रिलेटेड। ये क्या हो गया? पर्यावरण अनुकूल स्वच्छता प्रथाओं का कार्यान्वयन। वो जो करंट अफेयर आया था वो आपका इसी साइंस टेक से रिलेटेड था, तो वहाँ ये एग्जाम्पल में यूज हो सकता है। तो जल में क्या हो गया? शुद्धिकरण, संरक्षण, जल प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल स्वच्छता प्रथाओं का कार्यान्वयन। उसके बाद है आपका आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में हम देखेंगे कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, मौसम पूर्वानुमान प्रौद्योगिकियाँ, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पे आप यहाँ पे इन चीज़ों का कई जगह यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उत्तर प्रदेश की चीज़ें हैं, लेकिन सेंट्रल में सेम में काम आएगा। अब आपका अपना एफर्ट है कि जैसे आप उसमें और क्या डालना चाहिए। जैसे आप आपको एक चुनौती बनानी है, तो आप कॉमन चुनौती रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि विज्ञान एवं तकनीक, ठीक है? विज्ञान एवं तकनीक शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, जो कि कॉमन चीज़ है। ये पॉइंट सभी डालते हैं मुझे लगता है। और आप क्या डाल सकते हैं जब आपको कुछ ना समझ में आए? निम्न आय। निम्न आय से क्या होगा कि मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंच कठिन होगी। जब लोगों की मोबाइल तक ही पहुंच नहीं होगी, कंप्यूटर तक ही पहुंच नहीं होगी, तो कैसे यूज़ करेंगे? फिर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता, अनुपलब्धता मतलब इंटरनेट अवेलेबल ना होना,
उसके बाद क्या है आपका डिजिटल डिवाइड है, इसके बारे में मैंने बताया था, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल गैप। ठीक है, महिलाओं में जो सर्वे आया तो उसमें महिलाओं की जो डिजिटल नॉलेज है वो पुरुषों की डिजिटल नॉलेज से कम है। फिर साइबर सिक्योरिटी है, तो ये सारी चुनौतियां में कॉमन चीज़ें उसको आप डाल सकते हैं, विद एग्जांपल डालेंगे वही जेनरिक चीज़ स्पेसिफिक बन जाएगा। फिर अगर आपको मान लो कंक्लूजन देना है या आप उसमें उपाय देना चाहते हैं शॉर्ट में, तो आप अपना दे सकते हैं, जैसे कि कौशल विकास मिशन, डिजिटल भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों ने डिजिटल साक्षरता में वृद्धि की है ना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना जैसे भारत नेट परियोजना आई थी। तो इस तरह से चीज़ें आप डालते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे उत्तर प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति 2022, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि सबसे लेटेस्ट है। डाटा सेंटर पॉलिसी देख लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हम देख लेंगे, ये तीन चीज़ें। टाइम रहा तो ये कल ही ये वीडियो आ जाएगा, और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, ये मैं कहूँगा आपसे, वहाँ ये पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।